हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन आइस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 26 मई 2020 का। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी परसिवरेंस करके आप टाइप करो, वहाँ पे सर्च कीजिए। आपको आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टेलीग्राम। एंड उसके बाद में आप मुझे यहाँ पे ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। UPSC_परसिवरेंस करके मेरी आईडी है। आपको कुछ डाउट वगैरह हो मेरे चैनल के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे रिलेवेंट टू यूपीएससी, सो आप मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे अगर आपको कुछ PDF वगैरह चाहिए होंगी यूपीएससी से रिलेटेड, सो मुझे आप वहाँ पे इस वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे। सो आप ये दोनों ही चैनल मतलब यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सो आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सो ये विज़न है, इसका आज का न्यूज़ है, न्यूज़ टुडे करके 26 मई 2020 का है। और यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स दिए, यहाँ पे करंट रिलेटेड है, कुछ स्टैटिक्स है और कुछ इंपॉर्टेंस न्यूज़ भी दिए यहाँ पे। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स, कीवर्ड्स और या फिर नंबर्स दिए हैं, मतलब जो मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया है, बहुत सिंपल, मतलब सेग्रीगेट करके दिया है पूरा डाटा। आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आज से हम यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जनवरी फरवरी से लेकर मतलब जितने भी मंथ के यहाँ पे मतलब ये डेली करंट अफेयर न्यूज़ होंगे, वो मैं इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दूँगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। सो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। और इससे आगे मतलब मई, अभी जून आएगा, सो वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, बट इसके पहले जो भी मतलब न्यूज़ थे इस विजन आइस से रिलेटेड, वो पूरे मैं यहाँ पे इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा। सो आज के टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP के बारे में। CACP ने अभी रिकमेंड किया खरीफ क्रॉप, जो खरीफ क्रॉप होता है उसका MSP बढ़ाने के लिए। MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। और इसने रिकमेंड किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द 22 क्रॉप एंड फेयर एंड रीमनरेटिव प्राइसेस फॉर द शुगर कैन टू द गवर्नमेंट। और तब गवर्नमेंट ने फिक्स किया था MSP बेस्ड ऑन द CACP रिकमेंडेशन। इनकी रिकमेंडेशन पे ये MSP का जो प्राइस है वो फिक्स किया था फॉर द फार्मर्स। अब ये MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस is a form of market intervention by the government to ensure the agriculture producers against any sharp fall in the prices। मतलब क्या होता है समटाइम्स कि अभी मान लो कि ये टोमेटो के भाव बढ़ गए हैं, सो उसके बाद में क्या हो जाता है कि उसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, सो मतलब ये अभी उस टाइम पे 10 kg थे और बाद में ये 2 रुपये kg मिल जाता है। सो इससे क्या होता है कि फार्मर्स की इनकम नहीं जनरेट होती है, तो फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। सो इसलिए ये MSP फिक्स किया जाता है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, या फिर उनको उनकी कीमत जो प्रोड्यूस करते हैं अपना जो प्रोडक्शन वगैरह है, क्रॉप्स वगैरह, उनका मतलब उनको फेयर प्राइस मिलना चाहिए। इसके लिए MSP ये गवर्नमेंट फिक्स करती है। सो इसके बाद में यहाँ पे है क्रॉप अंडर MSP के अंडर में कौन से क्रॉप आते हैं? खरीफ आते हैं, रबी आते हैं, अदर क्रॉप आते हैं। सो इसमें डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया गया है। यहाँ पे खरीफ क्रॉप में पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग दाल, उड़द, ग्राउंडनट इन शेल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसम, नाइजर सीड, कॉटन। सो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्या हो जाता है, मैच द पेयर में आपको पूछ लिया जाएगा खरीफ क्रॉप में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन से क्रॉप होते हैं, रबी में कौन से आते हैं। रबी में ध्यान में रखना, वीट आता है, बार्ले, ग्राम, मसूर एंड रिप सीड आता है एंड मस्टर्ड सीड आता है, सनफ्लावर आता है। अदर्स क्रॉप में जूट एंड कोपरा आते हैं। सो ये खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे दिया है। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप ये बारिश के टाइम पे होता है, बारिश के सीज़न में। रबी क्रॉप ये विंटर के टाइम, मतलब नवंबर, जनवरी, फरवरी, इस ड्यूरेशन में होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना फैक्ट। इन एडिशन टू द MSP for Toria and D husk coconut is fixed on the basis of the MSP of the rape seed, mustard seed and copra respectively.
MSP is determined based on the multiple factor like increase in the cost of production, demand, supply situation, trend of the domestic and international market prices etc. मतलब ये डिटरमाइन करता है, कुछ मल्टीपल फैक्टर होते हैं इस पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड होता है, सप्लाई सिचुएशन होता है, ट्रेंड ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट मतलब मार्केट क्या सिचुएशन है, सप्लाई कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस पर ये MSP डिसाइड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है MSP के, यहाँ पे दिए, यहाँ पे टू गिव द गारंटी प्राइसेस एंड द अश्योर्ड मार्केट टू द फार्मर, मतलब गारंटी होती है प्राइसेस की, मतलब आप अगर कुछ फिक्स प्राइस किया है तो वो मतलब कम नहीं होगा आगे जाके, और फार्मर्स को यहाँ पे अश्योर्ड किया जाता है मार्केट के लिए, एंड सेव देम फ्रॉम द प्राइसेस फ्लक्चुएशन, जो मार्केट में फ्लक्चुएट होता है प्राइसेस, मतलब आज 2 रुपये किलो है, कल बढ़ जाता है, फिर आगे घट जाता है, सो उससे बचने के लिए ये MSP यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है फार्मर्स के लिए। उसके बाद में इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय encouraging द हायर इन्वेस्टमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, sorry for the interruption. Improving the productivity by encouraging higher investment and adaptation of the modern technologies in agriculture, मतलब encourage करना हायर इन्वेस्टमेंट के लिए एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अभी जो आई है मार्केट में वो एग्रीकल्चर में उसे यूज़ करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद में टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय मेकिंग द अवेलेबल सप्लाईज एट अ रिजनेबल प्राइस, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी मतलब फार्मर्स के लिए देख रहे, मतलब जो कंज्यूमर है उसके लिए भी मतलब कुछ फ़ायदे वाली बात हो, मतलब उन्हें भी मतलब थोड़ा रिजनेबल रेट में मिले मार्केट में। इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी अभी कोरोना वायरस के रिलेटेड कि टमाटर सड़ रहे थे, या फिर मतलब अंगूर होते हैं वो भी मतलब सड़ रहे थे, कोई मार्केट में मतलब फसल काटने वाला ही नहीं था तो मतलब वेस्टेज जा रहा था, खेतों में ही सड़ रहे थे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में स्टेट्स टेकिंग रिफॉर्म्स फ्रॉम द माइग्रेंट वर्कर, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। मतलब स्टेट्स ने क्या मतलब हमारे राज्य ने, हमारा इंडिया के जो राज्य हैं उन्होंने माइग्रेंट वर्कर, अभी जो आप देख रहे होंगे आए दिन मतलब न्यूज़ में आता है कि माइग्रेंट्स वर्कर मतलब उनको ट्रेन में कट गए या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर भूखे मर रहे हैं, उनको प्रॉपर राशन वगैरह मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। ड्यू टू द माइग्रेंट क्राइसिस दैट फॉलोड नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19, सम स्टेट्स आर टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू इंश्योर देयर वेलफेयर एंड आल्सो हेल्पिंग इन द प्रोवाइडिंग क्विक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अभी क्विक एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, माइग्रेंट कमीशन सेटअप किया है यहाँ पे टू मैप स्किल्स ऑफ द वर्कर्स हु हैव रिटर्न, प्रोवाइडिंग डाटा टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग द वर्कर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक इंश्योरेंस वगैरह, उनके लिए मतलब कुछ सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाई जा रही है, और स्किल्स मतलब वर्कर को वहाँ पे रिटर्न डाटा या एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। यूपी हैज़ आल्सो कंप्लीटेड स्किल मैपिंग ऑफ 14.75 लाख सच वर्कर्स। उसके बाद में राजस्थान ने क्या, इट हैज़ स्टार्टेड collecting data of the both skilled and unskilled worker from all the district. This database will be made open to the factory owner in the industrial cluster via portal, मतलब यहाँ पे उनके स्किल और अनस्किल वर्कर के जो भी मतलब डाटाज हैं वो कलेक्ट करेंगे और वो फैक्ट्री को मतलब डायरेक्टली यहाँ पे फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल वर्कर क्लस्टर्स वगैरह हैं ओनर्स हैं उन्हें दिया जाएगा, ताकि मतलब जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, उन्हें मतलब काम मिल सके। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, श्रम सिद्धि अभियान टू गिव द वर्कर टू गिव वर्क टू एवरी अनस्किल्ड वर्कर्स इन द रूरल एरियाज़, मतलब गांव में इन्होंने एक श्रम सिद्धि अभियान चलाया है और अनस्किल्ड वर्कर जो जिनको मतलब स्किल नहीं है उन्हें ये काम मिलना चाहिए, इसलिए ये अभियान चलाया है। आल्सो कलेक्ट द डाटाबेस ऑफ द स्किल्ड वर्कर दैट कैन बी शेयर विद द इंडस्ट्री के साथ में स्किल वर्कर का डाटा भी शेयर किया जाएगा। इट हैज़ रिस्टार्टेड संबल योजना, अभी संबल योजना का मतलब पुनः इसे चालू किया गया, विच कवर्स द माइग्रेंट लेबर एंड प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू देयर फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग स्कूल फीस, चिल्ड्रन एंड इंश्योरेंस, मतलब कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई गई है बच्चों की फ़ीस भरने के लिए, इंश्योरेंस वगैरह फैमिली मेम्बर्स के लिए। आल्सो टू एड्रेस द सोशल सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द माइग्रेंट, सेंटर इज फाइनलाइजिंग द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सो ये बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं स्टेट ने, इसके बारे में ये आर्टिकल था, बट हमारा भी कुछ करते हुए हम भी अपनी नॉलेज के थ्रू मतलब
उन्हें गाइड कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई मतलब माइग्रेंट वर्कर वगैरह हो तो उसे मतलब आप थोड़ा राशन या अनाज दे सकते हो, या फिर आप उसे गाइड कर सकते हो कि आधार कार्ड पे आपको राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो हाउसिंग है, अभी पीएम आवास योजना के तहत मतलब उनको मतलब रहने के लिए जगह मिल रही है। सो ऐसे कुछ आप थोड़ा नॉलेज शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में, और थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि मतलब अभी इंडिया में ऐसी हालत है कि मतलब लोगों को लाल बटन और हरे बटन के सिवाय मोबाइल में कुछ समझ में नहीं आता। एक तो मतलब इतना एडवांस हो रहा है यहाँ पे इंडिया, सॉरी, एक तरफ इतना एडवांस है कि मतलब लोग अमेजॉन या अमेजॉन प्राइम में वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे या फिर मतलब ऐसा कुछ एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, या फिर कुछ फैसिलिटी दी जा रही है, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। लोगों को मतलब लोग आज भी वही मतलब बैंक में जाकर पैसे निकाल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब कुछ ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट वगैरह ऐसे कुछ आए हैं मार्केट में। टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हमारा काम है आगे जाकर भी और अभी भी कि लोगों को बताना उनके अधिकारों के बारे में, उनके मतलब जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सेंट्रल स्टेट दोनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बट आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल में कि मतलब लोगों तक पहुंच नहीं रहा है जो भी मतलब हो रहा है। कुछ स्कीम्स वगैरह निकल रही है जो फ़ायदे पहुंच नहीं रहे लोगों तक। सो इसी के बारे में मुझे बताना था। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल एक्ट SCT के बारे में ही है, फॉर डेवलपिंग मेडिकेशंस। अब WHO ने न्यू गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की है, सेड दैट द वेल डिज़ाइन SCT कुड एक्सलरेट कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। WHO ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सजेस्ट किया है। SCT we conducted within the ethical framework in which the informed consent is given and conducted with the forethrough cautions oversight. SCT has a trial in which the participant upon the consent are deliberately exposed to infection. This could save the valuable time in developing vaccine. They are also carried out the developing medication for the disease which are considered less lethal and have been better understood by the scientists over the years, such as malaria. Steps in vaccine trial मतलब भी जो यहाँ पे फेज़ 3 दिए हैं, यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसीव फॉर द ट्रायल वैक्सीन, मतलब ट्रायल वैक्सीन के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद में स्टेप 2 में वैक्सीन इज गिवन टू द पीपल एंड वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, फिजिकल हेल्थ सिमिलर टू दोज वूम द न्यू वैक्सीन इज इंटेंटेड। मतलब उनके एज के हिसाब से फिजिकल हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह उनके देखे जाते हैं, उनके हिसाब से लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है। फेज़ 3 में क्या होता है, वैक्सीन इज़ गिवन टू द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल एंड टेस्टेड फॉर द एफिकेसी एंड सेफ्टी। मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और ये वैक्सीन पूरा मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल की जाती है। एज ऑफ द May 24 there were at least 10 vaccine in the human trials according to the WHO. Some of them are undertaking phase 1 and 2 human trials together to fast track the development of the process. मतलब अभी फेज़ 1 एंड 2 फेज़ 2 में ही है, ये फेज़ 3 में जाने की है, पहुँचने की है ये ट्रायल्स जो भी चल रहे हैं अभी। सो इसी के बारे में आर्टिकल था, ह्यूमन चैलेंजेस ट्रायल SCT फॉर डेवलपिंग मेडिकेशंस। अभी हर दिन आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, वैक्सीन डेवलप हो गया है, लेकिन इसे बहुत सारे मंथ लगते हैं। कोई बोलता है 18 मंथ्स लगेंगे, कोई बोलता है 2 साल लगेंगे, कोई बोल रहा है कि वैक्सीन आएंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में न्यूज़ वगैरह। तो उसके बारे में नहीं, हमें ये UPSC से रिलेटेड पढ़ना है, करंट अफेयर, उसके बारे में यहाँ पे दिया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नोटिफाइज द BS4 एमिशन नॉर्म्स फॉर L7 क्वार्टर साइकिल। अब 2018 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था क्वार्टर साइकिल सेगमेंट विद द नेसेसरी स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड व्हीकल फॉर द बोथ द कमर्शियल एंड प्राइवेट यूज़ के लिए। अ क्वार्टर साइकिल इज अ साइज ऑफ द 3 व्हीलर but with the 4 tires and is fully covered like car. It has the engine like that 3 wheeler. Notification क्या है, complete the process BS6 for all LMNN कैटेगरी व्हीकल इन द इंडिया। मतलब जो LMN कैटेगरी के व्हीकल होते हैं उन्होंने BS6 जो नॉर्म्स मतलब प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में ये कैटेगरी क्लासीफाई व्हीकल चीपली फॉर द रेगुलेटरी पर्पस। BS6 के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत स्टेज नॉर्म्स बोलते हैं इसे, आर द स्टैंडर्ड सेटअप बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल। उसके बाद में दे आर बेस्ड ऑन द यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड के बेस इस पे होता है, ये बेस्ड होता है। उसके बाद में ये 2016 में सेंटर ने अनाउंस किया था इंडिया वुड स्कीप BS5। मतलब इंडिया ने BS5 मतलब
तब BS4 यूज़ कर रहे थे हम, और BS5 इंडिया ने स्किप कर दिया। ऑल टुगेदर एडॉप्ट्स द BS6 नॉर्म्स बाय 2020, मतलब 2020 में हमें BS6 यूज़ करना था, नॉर्म्स को अडॉप्ट करना था, इसलिए उन्होंने BS5 को स्किप कर दिया था। बेनिफिट्स क्या है BS6 नॉर्म्स के ओवर BS4, मतलब BS6 ज़्यादा मतलब ये अच्छा है, ऐसा ये इनका बोलना है। BS4 फ्यूल कंटेन्स 50 ppE सल्फर एंड BS6 फ्यूल ओनली हैज़ अ 10 ppE सल्फर कंटेंट होता है, मतलब सल्फर कंटेंट इसमें कम होता है BS6 में, BS4 के कंपेरेटिवली। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी बॉट डाउन बाय नियरली 70% फ्रॉम द डीजल कार एंड 25% पेट्रोल कार्स। सो ये दिया है, व्हीकल कैटेगरी दिया है यहाँ पे। कैटेगरी एल में क्या होता है, मोपेड्स एंड मोटरसाइकिल एज वेल एज ऑल टेरेन व्हीकल्स, क्वाड्स एंड अदर स्मॉल व्हीकल विद द 3 and 4 व्हीलर। उसके बाद में कैटेगरी एम में दिया है, कैटेगरी व्हीकल्स विद एटलीस्ट 4 व्हील डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर, एसेंशियली कार्स, उसमें कार्स वगैरह होते हैं। इसमें कैटेगरी एल में मोटर बाइक्स होती है। कैटेगरी एन में क्या होता है, व्हीकल डिज़ाइन टू कैरी गुड्स ग्रुप बाय द साइज, एसेंशियली लॉरीज एंड वैन्स वगैरह इसमें होती है। उसके बाद में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGs के बारे में, ये फॉर MSME सेक्टर नाउ ऑपरेशनल। अभी ECLGs ने यहाँ पे अनाउंस किया एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर MSME सेक्टर। प्रधानमंत्री का स्पीच आया था अभी, आत्मनिर्भर भारत बनना है हमें, तो उसके बारे में ये है। अंडर दिस लोन अमाउंटिंग a total of up to 3 lakh crore would be provided in the form of guarantee emergency credit line GECL facility। 3 लाख का करोड़ मिलने वाला है, लाख करोड़ का लोन मिलने वाला है। GECL is a loan for which the 100% guarantee would be provided by the National Credit Guarantee Trustee Company to member lending institution MLIs। इसका एम क्या है, टू इंसेंटिवाइज बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू इंक्रीज द एक्सेस टू द एनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिशनल फंडिंग फैसिलिटी टू MSME बोरोवर्स। अदर्स फीचर्स क्या है, अमाउंट ऑफ द GSLE फंडिंग टू एलिजिबल MSME बोरोवर्स वुड बी अप टू 20% ऑफ देयर एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अप टू 25 करोड़। 1 year मोरेटियम ऑन द प्रिंसिपल बट द इंटरेस्ट इज पेएबल ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब 1 year 1 साल तक इन्हें मतलब लोन चुकाना नहीं होगा। मतलब मोरेटियम मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी देना नहीं होगा 1 साल तक। उसके बाद में टेनर ऑफ लोन क्या है, इसका मतलब 4 साल का है इसका ड्यूरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्बर्समेंट, मतलब जब से मतलब अब लोन आपको सैंक्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट विल बी कैप एट 9.25% फॉर बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन MBFC के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए कितना है, 14% है। सो ये ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको प्रीलिम्स के लिए ये पूछ लिया जा सकता है घुमा फिरा के, मतलब ऐसा देंगे, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के लिए ये 14% कर देंगे और 9.25% MBFC के लिए कर देंगे। सो ध्यान में रखना। कुछ न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF, ये रिसेंटली RBI ने डिसाइड किया था टू रिलैक्स द रूल गवर्निंग विड्रॉवल फ्रॉम द CSF। ये सेटअप किया गया 1999 में से लेकर 2000 में RBI ने किया था ये सेटअप टू मीट द रिडिम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स फ्रॉम द स्टेट। रिडिम्पशन मतलब ये पास्ट में जितना भी मार्केट ने लोन लिया था स्टेट ने, उसके बारे में ये फंड आर मेंटेन आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ लोन। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 1 to 3% ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन टू CSF each year. Currently, state government can avail of the special drawing facility from the RBI against the collateral fund in the CSF। ये CSF के बारे में था। उसके बाद में कोस्ट इंडिया कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप, उसके बारे में है, ये उसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में इट इज़ GI बेस्ड डैशबोर्ड है ये, दैट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट इन रियल टाइम अलॉन्ग विद द फैसिलिटी एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर रूट्स। It draws the information from 55 organizations on ground, mostly in village, and aim to make such data available so that it would enable governments and small local civil society group to be assistance. It is a joint collaboration between the India Observatory and Open Source Database and Anand Ways Forest Ecology Security। इनका ये joint collaboration है। कोस्ट के बारे में ध्यान में रखना, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट। उसके बाद में ओसिरिस के बारे में दिया है, ओसिरिस रेक्स ओरिजिन
origin spectral interpretation source identification security regolith एक्सप्लोरर। ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है एंड ये ट्रैवल करेगा टू द नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, इसे बेनू भी बोलते हैं, एंड ब्रिंग सैंपल बैक टू द अर्थ फॉर स्टडी, मतलब सैंपल लाएंगा स्टडी पे अर्थ पे स्टडी करने के लिए। ये लॉन्च किया था 2016 में, ध्यान में रखना। फर्स्ट सैंपल कलेक्शन अटेम्प्ट इज नाउ स्केड्यूल्ड फॉर अक्टूबर, ड्यूरिंग विच द स्पेसक्राफ्ट will descend to Bennu's surface and collect the material. It is scheduled to depart for Bennu in 2021 and will return sample to Earth in 2023. 2023 में ये सैंपल लाएंगा। It will help scientists investigate how planets form and how the life began and improve the understanding of the asteroid। मतलब इससे पता चलेगा कि मतलब प्लैनेट कैसे बने थे, लाइफ कैसे बिगिन हुई थी, मतलब लाइफ जीवन का उत्पत्ति कैसे हुई थी, और इम्प्रूव करेगा एस्टेरॉयड की जो धूमकेतु वगैरह होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट RECs के बारे में यहाँ पे दिया है। ये सेल्स ऑफ द RECs फेल बाय 35%, मतलब घटी है, 35% हो गया अप्रैल में कंपेयर टू द अप्रैल 2019 से कंपेरेटिवली। सो REC आर टाइप ऑफ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वन REC इज क्रिएटेड व्हेन 1 मेगावाट आवर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज गारंटेड बाय द एलिजिबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। Generators can sell electric from the renewable sources just like the conventional electricity and offers REC separately to obligate entities to fulfill their renewable purchase obligation. RECs are traded on the India Energy Exchange and Power Exchange of India. उसके बाद में ब्लू थ्रोटेड मकाऊ के बारे में है। ये लार्ज पैरोट होता है एंड प्लमेज ऑन इट्स अपर पार्ट्स एंड लॉन्ग टेल टर्क्वाइज है। इट वॉज थॉट टू बी एक्सटेंड हुआ था 1992 में वहाँ पे, एंड वेन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज वॉज फाउंड इन साउथ अमेरिका। हैबिटेट क्या है इसका, फॉरेस्ट एंड सवाना ग्रास लैंड है। थ्रेट कहाँ पे है, थ्रेट किससे है, हंटिंग, ट्रैपिंग, रैंचिंग ऑपरेशन, एंड आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ध्यान में रखना ब्लू थ्रोटेड मकाऊ, ये एक पोपट की प्रजाति है, पैरोट जैसे बोलते हैं। उसके बाद में फुसेरियम वेट ट्रॉपिकल रेस 4 TR4 के बारे में है। ये डब्ड बनाना कोविड है। इट इज़ नोवेल फंगस स्ट्रेन दैट हैज़ डिवास्टेटेड banana plantation across the globe this year. It cripples the plantation by the first attacking the leaves which turn yellow from their trailing edges before wilting away. पीले पड़ जाते हैं पेड़। and it was first identified in Taiwan and has spread from Asia to Middle East, Africa, Latin America. India world largest producer of banana, मतलब इंडिया, ये फैक्ट ध्यान में रखना, मतलब बनाना का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। ये KBC में भी पूछा था सवाल, ये ध्यान में रखना, अभी मुझे याद में आया। इमर्जिंग एज द वन ऑफ द हॉटस्पॉट। पुरंदरा दासा के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक। ये 15वीं शताब्दी में हुए थे, 1484 से लेकर 1564 में। ये ही वॉज अ पोएट एंड सिंगर, ये कवि भी थे एंड सिंगर भी थे, गायक भी थे। एंड हेल्ड एज अ फादर ऑफ फिगर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, मतलब ये फादर माने जाते हैं कार्नाटिक म्यूजिक के। हिज ओरिजिनल नेम वॉज श्रीनिवासा नायका, इनका ओरिजिनल नाम था श्रीनिवासा नायका। ही टुक द हरिदासा दीक्षा ओथ ली थी एंड गॉड द पुरंदरा विठला, पेन नेम इनका था पुरंदरा विठला, ये नेम था, पेन नेम इनका पेट नेम था। रिसेंटली कर्नाटका फॉर्म अ कमिटी टू सॉल्व द मिस्ट्री रिगार्डिंग द बर्थ प्लेस, वेदर ही इज़ फ्रॉम द अरागा ऑफ द तीर्थकहाली तालुक ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट और पुरंदरा ग्रह पुणे एज बिलीव्ड अर्लियर। मतलब अभी रिसर्च किया जा रहा है, ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से थे या पुणे, मतलब पुणे से थे, पुरंदरा ग्रह से। सो हमें सिर्फ इन पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन थे, क्या थे, किस सेंचुरी में होते, समटाइम्स आपको पूछा जा सकता है, और किससे रिलेटेड थे, मतलब ये इनका पेन नेम क्या था, किस रीजन से रिलेटेड थे, किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे। सो ये था आज का 26 मई 2020 का करंट अफेयर। सो ऐसे डेली करंट अफेयर मैं लाया करूँगा, और इससे पहले जितने भी करंट अफेयर आए थे वो सभी डिस्कस कर लेंगे, प्लेलिस्ट वगैरह बना दूंगा। सो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, मतलब आप अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए आपको एक मतलब फटाफट एक रिवीजन हो जाएंगी, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चैनल पर मैं पूरे वीडियोज़ यहाँ पर डाल दिया करूँगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।